ज़मीन से 5000 फीट की ऊंचाई पर मोजावे डेजर्ट का गहरा सन्नाटा। 70 साल से जब भी यूएस एयरफोर्स ने दुनिया की सबसे खौफनाक एरियल टेक्नोलॉजी बनाई तो उसकी पहली झलक ग्रूम लेक के बंजर पहाड़ों ने देखी। U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड, F-117 नाइट हॉक या फिर B-2 स्पिरिट, हर डिकेड में एक ऐसा तजुर्बा होता है जो आम दुनिया की समझ से 10 साल आगे होता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ग्रूम लेक की तारीक रातों में थर्मल कैमरों पे एक ऐसी ज्योमेट्री ट्रैक की जा रही थी जो एविएशन मैकेनिक्स के हर असूल को चैलेंज करती थी। ना कोई टेल वर्टिकल स्टेबलाइजर, ना कोई कन्वेंशनल इंजन एग्जॉस्ट नोजल, और रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा कि अंदर सिर्फ रडार की स्क्रीन पर वो एक मक्खी से भी कम रिफ्लेक्शन छोड़ती है। एविएशन सर्कल्स में इसे एक अफसाना कहा जा रहा था, लेकिन मार्च 2025 में पेंटागन ने $20 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज में तहलका मचा दिया। यूएस एयरफोर्स ने ऑफिशियली अपने पहले 6th जनरेशन फाइटर की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर दिया, जिसे नाम दिया गया दी बोइंग F-47। लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक नए सवाल को जन्म दिया। क्या F-47 सिर्फ एक जेट है या ये इंसानी तारीख के सबसे महंगे सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का पहला विजिबल पार्ट है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम मल्टी बिलियन डॉलर्स में तैयार होने वाली नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD प्रोग्राम की हर गहरी और डार्क लेयर को अनकवर करेंगे। हम देखेंगे F-22 रैप्टर, जिसे दुनिया का सबसे डेंजरस एयर सुपीरियर फाइटर माना जाता है, वो पैसिफिक ओशन के सामने क्यों नाकाम हो रहा था। बोइंग ने लॉकहीड मार्टिन की 30 साल पुरानी स्टील्थ मोनोपोली को तोड़कर ये $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीता। एलिमेंट 115 और एलियन टेक्नोलॉजी की बातें करने वालों को साइंस और इंजीनियरिंग का वो कौन सा ब्रूटल रियलिटी चेक मिला। और सबसे बड़ा सवाल, अगर F-47 की टेस्ट फ्लाइट 2020 से हो रही हैं तो इसकी असल तस्वीर आज तक पब्लिक डोमेन से क्यों छुपाई गई है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सफ़र किसी मॉडर्न कंप्यूटर डिज़ाइन से शुरू नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद कोल्ड वार के दौरान CIA, DARPA और US एयरफोर्स की मजबूरी पर रखी गई थी। जब 1960 में सोवियत यूनियन ने फ्रांसिस गैरे पावर्स के U-2 स्पाई प्लेन को सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया तो वाशिंगटन को समझ आ गया कि सिर्फ ऊंचाई पर उड़ना खुद को महफूज नहीं रखता, बल्कि हमें इनविजिबल होना पड़ेगा। 1970 में लॉकहीड स्कंक वर्क्स ने प्रोजेक्ट हैव ब्लू पर काम शुरू किया, जिसे F-117 नाइट हॉक वजूद में आया। F-117 ने 1991 की गल्फ वार में बगदाद के एयर डिफेंस को तबाह करके स्टील टेक्नोलॉजी का पहला ईरा प्रूव किया। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन स्टील्थ B-2 स्पिरिट, स्टील्थ बॉम्बर और फिर थर्ड जनरेशन F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर 2005 में जब ऑपरेशनल हुआ तो उसने एयर कॉम्बैट के असूल ही बदल दिए। रडार पर F-22 का साइज एक छोटे मेटल मार्बल जितना था। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स ने इसे आसमान का राजा बना दिया। लेकिन 2010 के बाद दुनिया बदलने लगी। हर वेपन सिस्टम की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो कितना ही एडवांस क्यों ना हो। F-22 रैप्टर को सोवियत यूनियन के साथ यूरोपियन बैटल ग्राउंड में डॉग फाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां बेसिस करीब होती हैं और डिस्टेंस कम था। लेकिन जब 21st सेंचुरी में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी बना तो US एयरफोर्स को एक खौफनाक रियलिटी का सामना करना पड़ा। पैसिफिक ओशन में फासले हज़ारों मील हैं। F-22 रैप्टर का कॉम्बैट रेडियस लगभग 590 नॉटिकल माइल्स था। अगर US चाइना के साथ किसी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो F-22 को गुआम या जापान से उड़कर ताइवान पहुंचने के लिए हवा में टैंकर एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। और चाइना ने एग्जैक्टली इसी कमज़ोरी को टारगेट किया। चाइना ने A2/AD एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी के तहत DF-26 कैरियर किलर और PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। इन मिसाइल्स का मकसद US के स्लो मूविंग रिफ्यूलिंग टैंकर्स और AWACS रडार प्लेन्स को सैकड़ों मील दूर ही तबाह करना था। बिना टैंकर के F-22 एक ऐसा शेर बन जाता जो अपने शिकार तक पहुंचने से पहले ही फ्यूल ख़त्म होने पर समुंदर में गिर जाता। इसके साथ साथ चाइना ने अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर
चेंगडू J-20 को मैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जबकि रशिया ने Su-57 की डिप्लॉयमेंट की। यूएस एयरफोर्स के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो एयर सुप्रीमेसी खो दें या फिर एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएं जो स्टील्थ और रेंज के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दे। वहीं से जन्म हुआ नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम का। कई दहाइयों से जब भी यूएस गवर्नमेंट को किसी टॉप सीक्रेट स्टील जेट की ज़रूरत होती थी तो वो डायरेक्ट लॉकहीड मार्टिन के पास जाते। F-117, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II लॉकहीड मार्टिन डिफेंस स्टील के अनडिफीटेड किंग थे। दूसरी तरफ बोइंग सिर्फ कमर्शियल जेट्स और पुराने प्लेटफॉर्म जैसे F-15 साइलेंट ईगल पर रिलाइंग था। लेकिन जब NGAD प्रोग्राम का कंपटीशन शुरू हुआ तो बोइंग ने अपनी कंपनी की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लिया। बोइंग ने सेंट लुइस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके अल्ट्रा सीक्रेट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तैयार की। उन्हें पता था कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट हार गए तो बोइंग का फाइटर डिफेंस डिवीज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मार्च 21, 2025 पेंटागन ने कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। बोइंग ने लॉकहीड मार्टिन को हराकर $20 बिलियन का EMD कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली डेजिग्नेशन दी गई दी बोइंग F-47। कन्फर्म फैक्ट ये है, डेजिग्नेशन 47 चुनने की 3 वजहें हैं। वर्ल्ड वॉर II का लेजेंडरी P-47 थंडरबोल्ट, यूएस एयरफोर्स की फाउंडिंग का साल 1947 और 27th यूएस प्रेसिडेंट। इस अनाउंसमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्री में हैरानी की लहरें पैदा कर दी। लेकिन एक फाइटर जेट स्टील्थ बॉम्बर जितनी रेंज कैसे हासिल कर सकता है जबकि वो साउंड की स्पीड से 2 गुना तेज़ी से उड़ रहा हो? इसका जवाब किसी फ्यूचरिस्टिक एलियन अलॉय में नहीं बल्कि थर्मोडायनामिक्स और इंजन इंजीनियरिंग के एक ब्रेक थ्रू में छुपा हुआ था। F-47 को सिर्फ एक प्लेन बोलना गलत होगा। पेंटागन इसे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहती है। अनकैटेगराइज्ड फैक्ट के मुताबिक इसके मैकेनिकल ब्रेकडाउन को समझते हैं। फर्स्ट कंफर्म्ड फैक्ट, रेंज एंड स्टील्थ। 1000+ नॉटिकल माइल कॉम्पैक्ट रेडियस रखने वाले F-22 से लगभग डबल रेंज रखता है। ये जेट गुआम से टेक ऑफ करके बिना किसी टैंकर सपोर्ट के साउथ चाइना सी में ऑपरेशनल सॉर्टी कंप्लीट कर सकता है। ब्रॉडबैंड ऑल एस्पेक्ट स्टील्थ, F-22 और F-35 सिर्फ फ्रंटल रडार फ्रीक्वेंसी को इवेड करने के लिए ऑप्टिमाइज थे, जबकि F-47 का ब्रॉडबैंड स्टील्थ लेआउट इसे हर एंगल, हर लो फ्रीक्वेंसी VHF, UHF रडार से भी स्टील्थी बनाता है। टेललेस ज्योमेट्री, फ्लाइंग विंग स्टाइल शेपिंग, जिसमें वर्टिकल टेल्स को एलिमिनेट कर दिया गया है ताकि रडार स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिनिमल हो जाए। सेकंड कंफर्म्ड फैक्ट, प्रोपल्शन द NGAP इंजन। करंट जेट इंजन्स में 2 एयरफ्लो स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड व्हाइटने ने F-47 के लिए NGAP यानी नेक्स्ट जनरेशन अडेप्टिव प्रोपल्शन इंजन्स बनाए हैं। इस 3 स्ट्रीम इंजन की खास बात यह है कि क्रूजिंग के दौरान ये फ्यूल एफिशिएंट एयरलाइनर इंजन की तरह बिहेव करता है। कॉम्बैक्ट के दौरान ये इंस्टेंटली मैक्सिमम थ्रस्ट देता है सुपरसोनिक स्पीड के लिए। ये जेट के अंदर पैदा होने वाली मैसिव थर्मल हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसे इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम F-47 के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाते। थर्ड कंफर्म फैक्ट, द AI विंगमैन कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट CCA। F-47 अकेला नहीं उड़ेगा। F-47 पायलट एक क्वार्टर बैक की तरह काम करेगा जो अपने साथ 2 से 6 ऑटोनोमस AI ड्रोन CCAs को कमांड करेगा। ये AI ड्रोन्स एनिमी एयर डिफेंस के आगे जाकर डिकॉय बनाएंगे, मिसाइल्स कैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करके दुश्मन के रडार्स को ब्लाइंड करेंगे। पिछले चंद सालों से इंटरनेट पर F-47 को लेकर बेशुमार रूमर्स और हाइप फैले हुए हैं। एक अथॉरिटेटिव ब्रेकडाउन से सच और अफसानों को अलग करते हैं। क्रेडिबल रिपोर्टिंग एंड ऑफिशियल कंफर्मेशन। यूएस एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन ने कंफर्म किया कि 2020 से एक्सपेरिमेंटल एक्स-प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फुल फ्लाइट टेस्ट 2028 में सिलेक्टेड है और ऑपरेशनल फील्डिंग 2019-2030 तक टारगेट की गई है। यूएस एयरफोर्स ने इनिशियल परचेज फ्लीट 185 से 200 एयरक्राफ्ट का रखा है। रूमर्स एंड अनवेरिफाइड लीक्स। रूमर 1, सोशल मीडिया पर F-47 का ऑफिशियल कोड नेम फिनिक्स लीक्ड पैच की वजह से वायरल हुआ है, जिसे एयर कॉम्बैट कमांड ने अर्ली कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बोला है।
रूमर 2, F-47 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सॉलिड स्टेट कॉम्बैट लेज़र टेस्ट किए जा रहे हैं। मिलिट्री सोर्सेज ने इस पर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मेंटेन की हुई है। प्योर स्पेकुलेशन क्लेम्स करते हैं कि F-47 का प्रोपल्जन सिस्टम एरिया 51 के रिवर्स इंजीनियर्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट से लिया गया है, मगर साइंटिफिक रियलिटी ये है कि F-47 एडवांस्ड वेरिएबल साइकिल फ्लूइड डायनामिक्स और केमिकल थर्मल मैनेजमेंट पर काम करता है। इसमें कोई स्पेक्यूलेटिव फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर F-47 के एक्सप्लेन्स 2020 से उड़ रहे हैं तो आम पब्लिक ने इसकी कोई क्रिस्टल क्लियर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ क्यों नहीं देखी? जवाब है पेंटागन स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम SAP एंड ब्लैक बजट। जब B-21 रेडार स्टील्थ बॉम्बर बन रहा था तो वो नॉर्थरोप ग्रूमन के प्लांट 42 पामडाले में 7 साल तक अंडरग्राउंड हैंगर्स में रहा। F-47 का स्टेटस इससे भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन लेवल पर है। इस जेट के पार्ट्स डिस्क्रीटली अलग अलग स्टेट्स में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग के दौरान ग्रूम लेक और टोनोपा टेस्ट रेंज के अंडरग्राउंड हैंगर से इन क्राफ्ट को सिर्फ तब निकाला जाता है जब रशियन और चाइनीज़ रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स ओवरपास विंडो से बाहर होती हैं। हर फ्लाइट नॉकटर्नल होती है। ग्रूम लेक के रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस R4808N में जब ये टेस्ट फ्लाइट करते हैं तो इनके इंफ्रारेड और रडार एमिटर्स टर्न ऑफ होते हैं। दुनिया सिर्फ तब देखेगी जब एयरफोर्स रोल आउट सेरेमनी ऑफिशियली शेड्यूल करेगी। फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो F-47 कोई लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कोल्ड वार स्टाइल डिटरेंट है। चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप चेंगडू J-36 शेनयांग J-50 फास्ट ट्रैक कर दिया है। यूके, जापान और इटली मिलकर GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम बना रहे हैं। F-47 की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या बोइंग सप्लाई चेन चैलेंज और NGAP इंजन डिलेज को ओवरपावर कर सकेगा। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां आसमान की जंग इंसानी रिफ्लेक्सेस पर नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑटोनोमस AI लॉजिक और लो ऑब्जर्वेबल ज्योमेट्री पर लड़ी जाएगी। F-47 शायद इंसानी पायलट के जरिए उड़ाया जाने वाला आखिरी हैवी और सुपीरियरिटी फाइटर जेट हो। इसके बाद आसमान पर सिर्फ मशीन्स का राज होगा, लेकिन स्टील्थ और एयर डोमिनेंस की ये तलाश सिर्फ एटमॉस्फेरिक बॉर्डर्स तक मौजूद नहीं रही। ग्रूम लेक के इन सीक्रेट हैंगर से निकलने वाली टेक्नोलॉजी अब ज़मीन की ग्रेविटी को छोड़कर डीप स्पेस ट्रैकिंग और ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। और उस स्पेस रेस के पीछे एक ऐसा प्राइवेट इंडिविजुअल खड़ा है जिसका स्टारशिप प्रोजेक्ट पेंटागन के सबसे सीक्रेट मिशन को कैरी कर रहा है।